हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट का हम यूनिट नंबर सेकंड कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स एंड इंसेंटिव्स एंड द यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कंट्रोल्स सिस्टम्स टू अचीव द गोल्स। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके परफॉर्मेंस गोल्स या इंसेंटिव्स कैसे सेटअप किए जाते हैं और कौन से अच्छे टूल्स हैं जिसकी वजह से जो सिस्टम्स गोल सेटअप कर रहा है वो अच्छे गोल्स सेटअप हों। तो इसके लिए मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट गोल टूल्स बता देती हूँ कि कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रही है वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट एक्रोनिम का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बेस्ड। मतलब जो आप गोल सेटअप कर रहे हो वो स्पेसिफिक हो, मतलब नैरो हो, आपको क्लियरली पता हो वो चीज क्या है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है आप उसको क्वांटिटी में मेजर कर सको ताकि आपके पास एविडेंस ऑफ प्रूफ हो कि हमें क्या अचीव करना था और हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ए स्टैंड्स फॉर अटेनेबल। अटेनेबल मतलब जो भी आप गोल सेटअप कर रहे हो वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अटेन हो पाए। ऐसे नहीं कि आपने अनरियलिस्टिक ही गोल सेटअप कर दिए जो कि हम अचीव ही ना कर पाए। आर स्टैंड फॉर रेलिवेंट। तो जो गोल्स हैं वो आपके जो भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अलाइन होने चाहिए। और टाइम बेस्ड, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो गोल्स हैं उनको आपने किस टाइम फ्रेम तक अचीव करना है। मतलब प्रायोरिटाइजेशन और एंड डे ऑफ द टास्क आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो जो आप गोल्स सेटअप कर रहे हो दैट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड। उसके बाद आप अगर गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से टूल्स या प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप वो भी समझ सकते हो। जैसे है द थिंग्स गेटिंग डन सिस्टम। तो आप चीजें करते जाओ तो ऑटोमेटिकली आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। दिस इज गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट आ गया स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स मैंने आपको बता ही दिया, अभी स्मार्ट का एक्रोनिम आपको पता लग ही गया। नेक्स्ट है पोमोडोरो टेक्निक। अभी जो पोमोडोरो टेक्निक है ये क्या बोलती है कि आपको एक टाइमर सेटअप करना है 25 मिनट्स के लिए जब आप काम करते हो। देन आपको 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना है और ये चीज रिपीट पे चलेगी। दो तीन ऐसे पोमोडोरोस लगाने के बाद आप एक थोड़ा लंबा गैप ले सकते हो। सो दिस इज अ पोमोडोरो टेक्निक। इससे आपके जो गोल्स हैं वो और अच्छी तरह आप अचीव कर पाओगे और आप में प्रोडक्टिविटी आएगी। नेक्स्ट है जैन टू डन टूल। जैन टू डन टूल क्या है कि आप सबसे पहले कलेक्ट करोगे जो भी चीज आपको करनी है, उसको बाद उसको प्रोसेस करोगे, देन प्लान करोगे, देन उस चीज को कर लोगे। सो जैन टू डन टेक्निक क्या कहती है, आप पहले कलेक्ट करोगे, देन प्रोसेस करोगे, देन प्लान करोगे एंड देन लास्टली आप उस चीज को कर लोगे। नेक्स्ट है डोंट ब्रेक द चेन। मतलब आप जो भी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करो। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वन ऑफ द सिस्टम कि जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो। नेक्स्ट, आप सभी ने बुक शायद सुनी होगी ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग का मतलब होता है कि जो आपकी सबसे गंदी वाली, जो आप चाहते हो कि वो काम आपके लिए सबसे डिफिकल्ट है या सबसे वर्स्ट चीज जो दिन में हो सकती है उसको सबसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर लो ताकि उससे बुरा आपके दिन में कुछ और ना हो पाए। सो ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग and nothing worse will happen to you for the rest of the day। तो ये है कि eat that frog in the morning itself ताकि आपको पूरा दिन उससे वर्स कुछ ना देखना पड़े। तो ये कुछ सिस्टम्स थे या टेक्निक्स थी जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जैसे अपनी जर्नल मेंटेन कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, पोस्ट इट स्टिकी नोट्स अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें वो भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी आजकल तो एप्लीकेशंस भी आ रही हैं फोन्स वगैरह पे जिनको इंस्टॉल करके कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अपने गोल्स को अच्छी तरह इफेक्टिवली अचीव कर सकता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो हम किस तरह से स्ट्रैटेजिकली प्रॉफिट को एनालाइज करें। तो बेसिकली ना जब भी आपको एग्जाम में वर्ड मिलेगा स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, तो सबसे पहले आपको मैं प्रॉफिट बता देती हूँ। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, कि आपका रेवेन्यू कितना ज्यादा है ओवर योर एसोसिएटेड एक्सपेंसेस। सो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज योर प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली जो आपका प्रॉफिट है वो इंजन है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का, जो उसको काम करने के लिए, कंटिन्यू रहने के लिए मोटिवेट करता है, राइट। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है इट इज एन इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी, कोई भी बिजनेस कितना एफिशिएंट है उसका वन ऑफ द इंडेक्स है प्रॉफिटेबिलिटी। बट हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो इस टॉपिक के कीवर्ड्स क्या हैं कि बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। वो तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रोथ कंपोनेंट,
प्राइस रिकवरी कंपोनेंट या फिर प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। ग्रोथ कंपोनेंट का मतलब है कि आप जितनी क्वांटिटी बेच रहे हो पिछले साल से आप कितनी ज्यादा बेच रहे हो, मतलब कितना चेंज आया है आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में सोल्ड फ्रॉम द 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। प्राइस रिकवरी कंपोनेंट क्या है कि कितने प्राइस चेंजेस आए हैं, मतलब विद इन द चेंजेस ईयर सक्सेसिव ईयर्स इन द प्राइसेस ऑफ योर इनपुट्स या फिर आउटपुट्स। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपकी कॉस्ट कितनी कम हुई है और आपकी इनकम कितनी बड़ी है। तो जब भी हम स्ट्रैटेजिकली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे तो दैट मीन्स हम 3 कंपोनेंट्स में बात करेंगे, एक तो ग्रोथ कंपोनेंट, एक प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एंड एक प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। ठीक है। अब अब जब भी हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और जो इन्फॉर्मेशन है दैट कुड बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अभी हमारा जो ये वाला यूनिट है इसमें हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो अभी तक हमने जो यूनिट नंबर हमारा सेकंड है उसमें से हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा कि गोल्स को हम कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो स्मार्ट गोल्स, पोमोडोरो टेक्निक, ईट दैट फ्रॉग, ये सब यूज करके हम जो गोल्स है उनको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और स्ट्रैटेजिकली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मतलब स्ट्रैटेजिकली प्रॉफिट को एनालाइज करना। तो इसमें हमने जाना कि प्रॉफिट क्या होता है, और इसके बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी के एनालिसिस के हमने 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हमने जो बचा हुआ यूनिट है उसमें क्या कवर करना है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है और इसका क्या कंपैरिजन है विद द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। सबसे पहले देखो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए क्या होता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक इंडिकेटर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक होता है आरआई, आरआई क्या होता है रेजिडुअल इनकम, और एक होता है ईवीए दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। जो वन ऑफ द मतलब मेजर कंसीडर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आ रहा है। रेजिडुअल इनकम क्या है, रेजिडुअल इनकम enables टू कैलकुलेट द डिफरेंट रिस्क एडजस्टेड इन कैपिटल कॉस्ट, और जो आरओआई है वो ये चीज कंसीडर नहीं करती है। और ऑन द अदर हैंड जो आरआई, आरआई क्या है रेजिडुअल इनकम, वो डिफरेंट रिस्क एडजस्टमेंट इन कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसको कंसीडर करती है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इन्होंने ये कहा है कि जो आरआई, आरआई क्या है रेजिडुअल इनकम है, वो जितने भी डिसफंक्शनल एस्पेक्ट हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के उसको क्या कर लेती है, कवर अप कर लेती है। तो अगर हम बात करें ईवीए सबसे अच्छा मेजर है कुछ भी बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने का, वन ऑफ द, उसके बाद आरआई है, देन आरओआई है। तो ईवीए बहुत अच्छा मेजर है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड किसी भी बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने का। बाकी हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। ठीक है, पर सबसे इनमें से बेस्ट मेजर वन ऑफ द क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है इसको हमें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो कंसेप्ट था ये किसने इनकॉर्पोरेट किया था, तो स्टर्न, स्टीवर्ट एंड कंपनी ने ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट किया था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को। तो ये हमें लर्न करके जाना है किसने इनकॉर्पोरेट किया था, स्टर्नवर्ड, स्टीवर्ट एंड कंपनी, और कंपनी या कॉर्पोरेशन ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड ईवीए दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ। ईवीए बेसिकली हो जाता है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अभी आप ईवीए का एक तो फॉर्मूला लर्न करके जाओगे। तो ईवीए का फॉर्मूला क्या है, ईवीए इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, मतलब टैक्स के बाद आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है उसमें से आप माइनस करोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू ब्रैकेट में है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, ये सारा ब्रैकेट में है। तो आप ईवीए का फॉर्मूला लर्न करके जाओगे। तो ईवीए का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, उसमें से हम क्या मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू टोटल एसेट्स माइनस आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं। तो ईवीए का ये कैलकुलेशन फॉर्मूला है। तो ईवीए क्या है, ईवीए इज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में जस्टिफाई किया ना कि जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस है उसके बेसिकली 2 तरह के मेजर्स हैं, फाइनेंशियल मेजर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। तो जो हम ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, ईवीए दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इन तीनों एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये कैसे मेजर्स हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के फाइनेंशियल मेजर्स हैं। ठीक है, अब ईवीए होता क्या है, ईवीए की डेफिनेशन क्या है। सो ईवीए इज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर द टैक्सेस। जो हमने ये फॉर्मूला लिखा उसी से इन्होंने क्या बना दी, डेफिनेशन बना दी। सो बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर द टैक्सेस, द इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स रिक्वायर्ड टू जनरेट दैट इनकम एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो आपने ये डेफिनेशन लिखी है
वही आ गई, क्योंकि अगर आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, जिसकी वजह से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो वही चीज इन्होंने स्पेसिफाई कर दी विद द फॉर्मूला। ठीक है, अब हम ईवीए कैलकुलेट क्यों करते हैं, मतलब जो ईवीए हम निकालते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसका फायदा क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप अ बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर दैट फाइंड्स वेज इन विच कंपनी वैल्यू आर एडेड और लॉस, मतलब किस वे में कंपनी की जो वैल्यू है वो ऐड हो रही है या लॉस हो रही है, वो हमें ईवीए से पता लगता है। ईवीए के फायदे या नुकसान क्या है। ईवीए टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल द कॉस्ट इंक्लूडिंग द इक्विटी कॉस्ट कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, बट प्रिसाइज और करेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना थोड़ा डिसएडवांटेजेस हो जाता है, इस वजह से ये इसका कौन है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी which focuses more on wealth or value creation for the shareholders rather than just accounting profits. So accounting profits पे ना फोकस करके जो कंपनी फोकस करती है वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर्स, उनके लिए एक अच्छा मेजर है EVA। ठीक है, अब जो ये ईवीए का एक और फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया, या तो ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो या वो वाला। ईवीए क्या है, नेट एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जिसको नोपैड भी बोलते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या आ गया आपका जो एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब आ गई। ठीक है, अब एनालिसिस क्या होती है, ईवीए फिगर्स आर मोर मीनिंगफुल एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग फिगर, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है उससे जो बेटर इंडिकेटर है वो क्या है, ईवीए। अगर किसी फर्म की पॉजिटिव ईवीए है तो मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट है वो वर्क कर रही है कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है या जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएशन है वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो ये हमें एक बेटर इनसाइट प्रोवाइड करती है इन अ कंपनी। ठीक है, अब हमें किसी कंपनी का ईवीए रेज करना है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को रेज करना है, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे विदाउट यूजिंग मोर कैपिटल। सो इससे आपका ईवीए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या आप कैपिटल ही कम यूज करोगे, या फिर आपकी इन्वेस्टिंग कैपिटल करोगे, आप उन चीजों पे कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे जहां पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, मतलब हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स पर आप कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे। अब जब भी हम ईवीए को इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत ज्यादा ना कॉमनली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ईवीए कैलकुलेट होता है वो गलत होता है या वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। ये क्या है, जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ ईवीए है वो थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, मतलब जो डेफिनेशन है ईवीए की वही इतनी जस्टिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से आप जो ईवीए कैलकुलेट करते हो वो आपका कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसके बाद यूजिंग ईवीए ओनली इन द अपर लेवल मैनेजमेंट, तो जब आप ईवीए सिर्फ अपर लेवल मैनेजमेंट पे ही यूज करते हो वो भी चीज गलत है, और कई बार डिफाइनिंग कैपिटल कॉस्ट वो भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पाती। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि बेसिकली आपको पता है कि जो हमारा ईवीए है वो रिटर्न को भी कंसीडर करता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कंसीडर करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कंसीडर करता है। बट जो हम बाकी टूल्स पढ़ते हैं जैसे प्रॉफिट हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, ठीक है, आरओई हो गया, आरओसीई हो गया, वो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब भी हम बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं उसमें एटलीस्ट ये तीन चीजें होनी चाहिए, मतलब कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कितना रिटर्न आ रहा है कैपिटल पे, और कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बट जो प्रॉफिट है उसमें हमें सिर्फ रिटर्न पता लगता है, बाकी दोनों चीजें नहीं पता लगती, और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनमें सिर्फ ये दोनों चीजें पता लगती हैं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता लगती। तो अच्छा इंडिकेटर क्या है, ईवीए, जिसमें हमें तीनों चीजें कंसिडरेशन में पता लग जाती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ईवीए मेथोडोलॉजी फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, अब ईवीए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपको सिंपली कितना रिटर्न आ रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो ईवीए है वो बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर कर लेता है, तो ईवीए इज अ बेटर इंडिकेटर देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जो EVA है is used to evaluate the effectiveness of asset and utilization in the income generation, मतलब आपकी जो एसेट है वो इनकम जनरेशन में कितनी ज्यादा इफेक्टिव है वो भी आपको EVA से पता लग जाता है। और ऑन द अदर हैंड जो ROI है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जस्ट आपकी अमाउंट ऑफ इनकम बताता है इन प्रोपोर्शनेट टू योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो EVA इज एन एब्सोल्यूट मेजर और ROI इज अ रिलेटिव मेजर। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन डिफरेंटली यूज होता है ईवीए एंड आरओआई में, और ईवीए का तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी ऊपर बताया ही कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ऑपरेटिंग एसेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ
कैपिटल। और ऑन द अदर हैंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आपको कितना रिटर्न आ रहा है इन प्रोपोर्शनेट टू योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप इसको वो भी बोल सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्या है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की हुई है, वो क्या है, कहते फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर ने $1000 के स्टॉक्स बाय किए और उसको 2 साल बाद $1200 के सेल कर दिए, तो उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, $200 का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसकी हो गई 20%। तो उसको नेट प्रॉफिट 200 का हुआ ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 इंटू 100, तो उसको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया दैट वॉज 20%। तो यहाँ पे मैंने एक दो पॉइंट्स और मेंशन किए। ROI क्या है, कंपैरिजन है आपको कितना इनकम जनरेट हुआ है विद योर एसेट्स एम्प्लॉयड, और EVA क्या है, रेजिडुअल प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपिटल चार्ज, कि जो कैपिटल चार्ज है उसको भी कंसीडर करके आपको रेजिडुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपका एक तरह से रेशियो है। तो न्यूमरेटर आपका इनकम है और डिनोमिनेटर आपके एसेट्स एम्प्लॉयड है। ऑन द अदर हैंड EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ वैल्यू। सो इसमें आप सब्ट्रैक्ट करते हो कैपिटल चेंज फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो EVA इज अ वैल्यू एंड ROI इज अ रेशियो। ठीक है। सो कंसेप्चुअली EVA है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू ROI। ठीक है। पॉपुलैरिटी क्या है, तो वो पॉपुलैरिटी जो कई फॉर्च्यून सर्वेज आते हैं उनके कंपैरेटिवली जो ROI है वो ज्यादा पॉपुलर है, बट जो सुपीरियरिटी है वो किसकी है, EVA की है। ROI easy to calculate है comparatively, EVA bit डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है, क्योंकि जो कैपिटल चार्ज है उसको कैलकुलेट करना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियरली बताई दिया था कि सुपेरियरिटी किसकी है, EVA की ओवर द ROI। ये इसके रीजंस क्या हैं, स्टीयरिंग फेलियर इन ROI, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वो नेसेसरली अच्छा होगा आपके शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ या रियलिस्टिक लाइफ की बात करें तो EVA ज्यादा प्रैक्टिकल है एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और उसके अलावा EVA ऑफर सेम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, और ROI में काफी ज्यादा और चेंजेस आ जाते हैं, मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं देता ROI। ठीक है। और यूनिट्स कैन इंक्रीज ROI बाय एक्चुअली डिक्रीजिंग इट्स ओवरऑल प्रॉफिट। सो ऐसे नहीं होता EVA में। EVA में आप अच्छे से प्रॉपर बाकी चीजें भी कंसीडर करते हो, ये सब हो जाता है। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। ज्यादा जो एसेट्स रिस्की वाले होते हैं उसके लिए हम ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कर सकते हैं। ये जो सब चेंजेस हैं ये ROI में पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से भी EVA ज्यादा सुपीरियर है ओवर द ROI। ठीक है। EVA as compared to ROI has a stronger positive correlation with the changes in company's market value. So EVA is a better indicator as compared to ROI. And I hope आपको सेकेंड यूनिट समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट के साथ। ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।